अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में वजारत दाखिला की इमारत के करीब कार बम धमाके के नतीजे में 12 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम फे के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में जारी धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में खिताब के दौरान कहा कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तीफे के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे और उन्होंने प्लान बी शुरू करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने के मामले पर हुकूमत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान ज़र ज़मानत बॉन्ड्स जमा कराने के मामले पर डेड लॉक पैदा हो गया है। पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी की पुलिस ने दावा किया है कि थाना रवात के इलाके में कार्रवाई के दौरान बच्चों से ज्यादती की वीडियोज नशर करने वाले बैनुल-अक़वामी डार्क वेब के सरगना को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद मेट्रो बस की बंदिश से मुसाफिर परेशान हैं और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इंडोनेशिया के स्माट्रा जजीरे में बुध के रोज एक मुश्तबा खुदकुश बमबार ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया, जिससे कम से कम 6 अफराद जख्मी हो गए। और भारतीय कश्मीर में लॉकडाउन के 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान, जो अमेरिका के दौरे पर हैं, बुध के रोज सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में बातचीत कर रहे हैं। इसराइल के वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू ने बुध के रोज कहा है कि इसराइल गजा की पट्टी में फलस्तीनी जंगजुओं से ताज़ा तरीन झड़पों में इजाफा नहीं करेगा, लेकिन वो हर हमले का जवाब देगा। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में वजारत दाखिला की इमारत के करीब कार बम धमाके के नतीजे में 12 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए हैं। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक बुध की सुबह वजारत दाखिला की इमारत के करीब जोरदार धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में वहां मौजूद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। ताहम किसी ग्रुप ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। अफगान हुकूमत के तर्जमान का कहना है कि कार बम धमाका कसाबा के इलाके में सुबह 7:25 पर हुआ, जिसमें 7 अफराद हलाक हो गए हैं। याद रहे कि दारुल-हुकूमत काबुल में धमाका ऐसे वक्त में हुआ है जब अफगान हुकूमत ने तालिबान के कब्जे में मौजूद अमरीकी और ऑस्ट्रेलवी प्रोफेसर्स के बदले 2 तालिबान कमांडरों और हक्कानी नेटवर्क के अहम रहनुमा जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे अनस हक्कानी को रिहा किया है। वजारत दाखिला के तर्जमान नुसरत रहीमी के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं है कि दहशतगर्दों का हदफ कौन सा मकाम था। अफगान मीडिया के मुताबिक जिस इलाके में धमाका हुआ है वहां महकमा इंसदाद मुनशियात के दफ्तर के अलावा मुतादिद गैर मुल्की NGOs के दफातर मौजूद हैं। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने के मामले पर हुकूमत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान ज़र ज़मानत बॉन्ड्स जमा कराने के मामले पर डेड लॉक पैदा हो गया है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि नवाज शरीफ का नाम ECL से नहीं निकाला जाएगा। ताहम वफाकी वज़ीर क़ानून फ़रोग़ नसीम कुछ देर बाद इससे मुताल्लिक़ हुकूमती फैसले का ऐलान करने वाले हैं। वज़ीर क़ानून फ़रोग़ नसीम की सरबराही में वज़ारत क़ानून में एक मुशावरती इजलास भी हुआ है, जिसमें वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर और सेक्रेटरी दाखिला आज़म सुलेमान ने शिरकत की। शाहबाज शरीफ के नुमाइंदे अता तारड़ इजलास में शिरकत के लिए आए, लेकिन कुछ ही देर बाद रवाना हो गए। उनका कहना था कि बॉन्ड्स के हवाले से हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। हुकूमती मौक़िफ़ जानने के लिए आया था, लेकिन हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी की पुलिस ने दावा किया है कि थाना रवात के इलाके में कार्रवाई के दौरान बच्चों से ज्यादती की वीडियोज नशर करने वाले बैनुल-अक़वामी डार्क वेब के सरगना को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम बरतानिया और इटली में बच्चों से ज्यादती के इल्जाम में सजा काट चुका है, जिसके बाद उसे डिपोर्ट कर दिया गया था।
راولپنڈی پولیس کے مطابق ملزم سہیل ایاز کو تھانہ روات کے علاقے سے گرفتار کیا گیا ہے، جہاں ایک محنت کش نے درخواست دی کہ اس کے قیوہ فروش بیٹے کو سہیل نامی شخص نے اغوا کیا اور 4 روز تک زیادتی کا نشانہ بنایا۔ شہری کی درخواست پر پولیس نے ملزم کو گرفتار کیا تو اس کے حوالے سے سنسنی خیز انکشافات سامنے آئے ہیں، جس کے مطابق ملزم مکروہ کام کا عادی ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں خطاب کے دوران کہا کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کے استعفے کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور انہوں نے پلان بی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بارے میں ہم اپنی اسلام آباد میں نمائندہ گیتیارہ سے بات کریں گے۔ کچھ دیر میں وہ ہمارے ساتھ ہوں گی اور ان سے تفصیل پوچھیں گے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں جمعیت علماء اسلام فے کے آزادی مارچ کے باعث اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان چلنے والی میٹرو بس بھی کئی روز سے معطل ہے۔ انتظامیہ کے مطابق اب تک 5 کروڑ 40 لاکھ روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ آزادی مارچ کے شرکاء نے اسلام آباد میں میٹرو بس ڈیپو سے ملحقہ H9 گراؤنڈ میں ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث انتظامیہ نے میٹرو بس سروس معطل کر دی تھی۔ میٹرو بس سروس معطل ہونے سے اس کے ذریعے سفر کرنے والے ہزاروں مسافر پریشان ہیں، وہیں سروس بند ہونے سے میٹرو بس انتظامیہ کو بھی مالی نقصان ہو رہا ہے۔ انڈونیشیا کے سماٹرا جزیرے میں بدھ کے روز ایک مشتبہ خودکش بمبار نے پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا ہے۔ کم از کم 6 افراد اس میں زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ شہری میدان کے اس حملے میں ہلاک ہونے والا واحد شخص حملہ آوری سے تھا۔ زخمیوں میں 4 پولیس افسر اور 2 شہری شامل ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں لاک ڈاؤن کو 100 دن مکمل ہو چکے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی ابتدا رواں سال 5 اگست کو بھارتی حکومت کی جانب سے آئین کے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے ساتھ ہوئی تھی۔ آرٹیکل 370 اور 35A کی منسوخی سے کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم ہو گئی ہے۔ اس اقدام کے خلاف ممکنہ عوامی رد عمل روکنے کے لیے بھارتی حکومت نے 4 اگست کی رات کو کشمیر میں کرفیو نافذ کیا تھا اور ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی تھی۔ لینڈ لائن فون اور پوسٹ پیڈ موبائل سروس معطل، جبکہ دیگر مواصلاتی ذرائع پر بھی پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان جو امریکہ کے دورے پر ہیں، بدھ کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں بات چیت کر رہے ہیں، جس کے بعد وہ ایک پریس کانفرنس سے مشترکہ طور پر خطاب کریں گے۔ ایک سینئر امریکی عہدیدار نے اردوان کے دورے سے پہلے اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میزائل شکن نظام کا معاملہ ایک ایسا اہم معاملہ ہے جسے صدر ٹرمپ ترک کے صدر کے ساتھ بات چیت میں حل کرنا چاہیں گے۔ اردوان کے ترجمان فاہر الدین آلتون نے ٹویٹر پر کہا کہ ترکی روسی میزائلوں کی خرید کی وجوہات کے بارے میں واضح ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے بدھ کے روز کہا ہے کہ اسرائیل غزہ کی پٹی میں فلسطینی جنگجوؤں سے تازہ ترین جھڑپوں میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ ہر مرحلے کا جواب دے گا۔ کابینہ کے اجلاس کے آغاز پر نیتن یاہو نے کہا کہ اسلامی جہاد کے پاس موقع ہے کہ وہ یہ حملے بند کرے یا پھر مزید نقصان کے لیے تیار ہو جائے۔ اسرائیلی فورسز نے بدھ کے روز غزہ میں فضائی حملے کیے، جبکہ عسکریت پسندوں نے اسرائیل کے اندر راکٹ داغے۔ طب کے فلسطینی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ منگل کے روز لڑائی شروع ہونے کے بعد سے کم از کم 18 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے کسی ہلاکت کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ پاکستانی حکومت کے اقدامات سکھ اقلیت کو تحفظ کا احساس دے رہے ہیں، یہ کہنا ہے سابق امریکی سینیٹر پیٹرک میہن کا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کرتارپور راہداری کا کھلنا بہت اہم ہے۔ اس سے دونوں ملکوں کے درمیان دیرپا امن، سرحدی معاملات اور دیگر مسائل پر گفتگو میں آسانی ہوگی۔ فیس بک لائیو سے یہ خبریں آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہیں۔
इस वक्त हमारे साथ हमारे साथी हैं असद हसन, और आज की दो अहम खबरें हैं। एक तो साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को हुकूमत की जानिब से 4 हफ्तों के लिए ज़र ज़मानत के एवज़ बैरून मुल्क इलाज के लिए भिजवाने की मशरूत इजाज़त है, और दूसरी खबर है कि जमीयत उलमाए इस्लाम फे ने इस्लामाबाद में धरना ख़त्म करने का ऐलान किया है। तो हमें असद हसन बताएंगे कि क्या तफसीलात हैं उनके पास इन खबरों की। जी खालिद साहब, बहुत शुक्रिया। आज ये दोनों डेवलपमेंट्स हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इस्लामाबाद से उसको फाइल भी करेंगे, लेकिन टेक्निकल रीज़न से हम उनको सुनवा नहीं सके थे। और जैसे कि बाकी सब जानते हैं और मुख्तलिफ मीडिया चैनल से और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट से जो मेरी रिपोर्ट्स आई हैं, तकरीबन 2 हफ्ते मौलाना फजलुर रहमान साहब का धरना इस्लामाबाद के अंदर जारी रहा। जो मार्च शुरू हुआ कराची से, वो इस्लामाबाद पहुंचा और 2 हफ्ते बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में उनके कारकुन यहाँ पे बैठे रहे। और सबसे बड़ा मुतालबा था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुस्ताफ़ी होने का, जिसमें खातिर ख़्वाह कामयाबी नहीं हो सकी और दोनों फरीक यानी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का अमल जारी रहा। कमेटीज़ बनाई गई लेकिन वो किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँच सकी हैं और नहीं पहुंच सके। तो उसके बाद आज मौलाना फजलुर रहमान ने कुछ देर पहले ये धरना ख़त्म करने और दूसरे फेज़ में इस एहतजाज को ले जाने का ऐलान किया। और दूसरे फेज़ के मुताबिक वो मुख्तलिफ शहरों के अंदर मरकज़ी शाहराहें जो हैं उनके कारकुन वो ब्लॉक करेंगे। ये अगरचे उन्होंने ज़रूर कहा है कि एम्बुलेंस और दीगर एमरजेंसीज़ के लिए रास्ता खुला होगा, लेकिन अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये हम एनालिस्ट से पूछेंगे। लेकिन इस वक्त गेती आरा हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं, सो उनसे मालूम करते हैं कि क्या उनके पास अपडेट्स हैं। जी गेती, अस्सलाम वालेकुम, क्या बताएंगे आप, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी वालेकुम सलाम। जी हम लोग इस वक्त मैं सब पंडाल में मौजूद हूँ और जहाँ से तेजी से लोग अब जो है तकरीरें खत्म होने के बाद जा रहे हैं अपने अपने इलाकों को। जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान ने थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो स्पीच की थी, अपनी रैप अप स्पीच एक तरह से आप उसे कह सकते हैं, उसमें ये कहा गया था कि लोग जो हैं मुख्तलिफ इलाकों से जो यहाँ पे आए हुए थे, जो शुरका, वो अपने अपने इलाकों में अब जाएं और वहाँ से इस तहरीक को जो जिसको उन्होंने आज़ादी मार्च का नाम दिया है, वो उनका कहना था कि अब ये फेज अगले फेज में दाखिल हो गई है। उनके मुताबिक जो उससे पहले ऐलानात किए गए थे सूबाई क़यादत की तरफ से जलसे से खिताब करते हुए, उसमें बताया गया था कि सिंध से कल 2 बजे जो है वो बाकायदा रोड ब्लॉक करने का सिलसिला शुरू होगा और घोटकी को ब्लॉक किया जाएगा, जैकबाबाद को, और वहां से जो शाहराहें पंजाब को मिलाती हैं मेन रोड उनको ब्लॉक किया जाएगा। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा से रावलपिंडी को जो जीटी रोड लगती है उसको ब्लॉक करने के बारे में पहले ही ऐलान किया जा चुका है। खैबर पख्तूनख्वा की जो क़यादती JUIF के वो ऐलान कर चुकी है। बलूचिस्तान से ये सिलसिला कल भी शुरू होगा और वो उनके कहने का मुताबिक पंजाब तक फैलेगा। पंजाब में क्या सूरत हाल होगी इसके बारे में जो है खास तौर पर कोई ऐलान नहीं किया मौलाना ने। बहुत शुक्रिया गेती हुसैन। और खालिद साहब, अब कुछ अपडेट्स लेते हैं, बल्कि एनालिसिस लेते हैं इस डेवलपमेंट के ऊपर। मुनीर अहमद काकड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बलूचिस्तान से यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, एनालिस्ट हैं, तजज़ियाकार हैं, और इत्तलात ये है कि ये एहतजाज या जो दूसरा मरहला है इसका आगाज़ बाज़ इलाकों से हो चुका है। और राव खालिद साहब ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है, सीनियर साफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं, 92 ग्रुप के साथ वाबस्ता हैं। राव साहब बहुत शुक्रिया आपका। मौलाना फजलुर रहमान के धरने पे बात करते हैं। दूसरा फेज़ आपके ख्याल में पहले फेज़ में वो क्या हासिल कर सके, और दूसरे में अगर अवामी ज़िंदगी में खलल आएगा, सड़कें शाहराहें बंद होंगी, तो इससे मौलाना साहब की सियासत और उनकी तहरीक पे क्या फ़र्क पड़ सकता है? देखिए सर, पहले फेज को अगर हम देखें तो उसमें गवर्नमेंट ने रजिस्ट नहीं किया किसी जगह पे भी, और वो बड़े आराम से इस्लामाबाद में आके बैठ गए। इसमें कोई शक नहीं उन्होंने पॉलिटिकली गेन किया है, क्योंकि 2 बड़ी जमातें उनके पीछे खड़ी हो गई थी, वो लीड कर रहे थे। अब अपोजिशन, आप अगर कहें कि अपोजिशन लीडर के तौर पे सबसे टॉप लीडर के तौर पे वो इमर्ज हुए हैं इस सिनारियो में, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने रियल टर्म में अचीव क्या किया है, मेरा ख्याल है उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। तो इसके कि अगर हम वो जो कंस्पिरेसी थ्योरी पे चले जाएं कि मियां नवाज शरीफ को ECL से निकाल दिया गया और वो बाहर जा रहे हैं, तो वो एक इस प्रेशर की वजह से अगर हुआ है तो उस कंस्पिरेसी थ्योरी की हद तक तो हम अचीवमेंट कह सकते हैं। लेकिन सियासी तौर पर उन्होंने कुछ खास अचीव नहीं किया, बल्कि इसका नुकसान अपोजिशन को इस तरह से होगा कि ये जमातें एक मरहला कर चुकी हैं। अब दोबारा से इस किस्म की मूवमेंट बनाना, उनको लेके आना, धरना देना या हुकूमत के खिलाफ बड़ी तहरीक को मुज्तमे करना लोगों को इस तरह से, वो अब मुमकिन जल्दी नहीं होगा। 1-2 साल का
गैप, इस तरह से तहरीक इंसाफ को या मौजूदा हुकूमत को एक स्ट्रेंथ मिली है। उसके दूसरे फेज की जो बात कर रहे हैं, अब अगर वो दूसरे शहरों में जाके, तो ये आप कह लें कि ये डाइल्यूट हो जाएगी। अब छोटे छोटे जगहों पे या जैसे भी वो सड़क रोकने की बात कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट लोगों से कन्फ्रंटेशन में, इसका मतलब है वो आ रहे हैं। यहाँ पे हुकूमत से कन्फ्रंटेशन में थे, हुकूमत ने रिएक्ट नहीं किया, वो सुकून से बैठे रहे, हुकूमत भी सुकून से बैठी रही। अब जब सड़क रोकेंगे तो उसमें कन्फ्रंटेशन का पहलू आएगा, फिर बहुत बड़ी ताकत नहीं होगी जो लोग भी वहां सड़क रोक रहे हैं, तो लोकल लेवल पे उसको हैंडल करना भी आसान हो जाएगा। राव साहब हमारे साथ रहिएगा, हमने एक रिपोर्ट के बाद में वापस आएंगे, अगली खबर पे भी आपका एनालिसिस लेना है, लेकिन पहले प्रोफेसर मुनीर अहमद काकड़ साहब से क्विक एनालिसिस ले लेते हैं इस डेवलपमेंट का। जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप, उनके धरने के सेकंड फेज का। प्रोफेसर साहब आपकी राय, प्रोज एंड कॉन्स क्या रहे और क्या रहेंगे आगे चल के? देखिए, बात ये है कि फजलुर रहमान के धरने को समझने के लिए मेरे ख्याल में सबसे पहले तो पाकिस्तान की सियासत को समझना होगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत की आप जिस तरह से भी तारीफ कर ले, उसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो कशिश शकल है, वो इख्तिदार का हासूल है। और ये इख्तिदार इतना पुरकशिश और सेंट्रलाइजिंग है कि इस पे सियासतदान सब कुछ कुर्बान कर लेते हैं। मैं नहीं समझता, मुझे अंदाजा नहीं कि मीर ने न जाने किस पस मंजर में ये शेर कि हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, सब ही उसके जुल्फों के असीर हुए। ये सारे इख्तिदार का खेल है। और ये जो है पाकिस्तान में तमाम सियासतदानों पर मौलाना बशमूल मौलाना के ये साजिश आता है। मौलाना इस इख्तिदार और शराकत इख्तिदार के खेल के पुराने और आजमूदा खिलाड़ी थे, लेकिन पिछले इलेक्शन में ये जो तसलसल है, तसलसल इख्तिदार का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। अब ये जो धरना उन्होंने वह दिया है, अगर तो मकसद ये था कि सिर्फ जमीयत के कारकुनों को इस्लामाबाद लाकर शो ऑफ पावर कर दिखाना मकसूद था, तो मैं समझता हूँ मौलाना ने और इस्माइल ने बिलाशुबा विंडिकेट कर दिया है। और मौलाना ने ये दिखा दिया है कि आइंदा इख्तिदार के खेल में उसको नजरअंदाज करना जो है वो कॉस्टली हो सकता है। लेकिन अगर मकसद इमरान खान का इस्तीफा लेना था, तो इस बारे में यही कहा जा सकता है कि हनोज दिल्ली दूर है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मुनीर अहमद काकड़ साहब, आपने मुझे ज्वाइन किया, बेहद शुक्रिया। राव साहब आप हमारे साथ रहेंगे, अगले जो डेवलपमेंट है उस पर भी आपकी राय लेते हैं। खालिद साहब नेक्स्ट। जी, दूसरी अहम खबर तो वही है कि नवाज शरीफ साहब को ECL से उनका नाम निकालने की इजाज़त दी जाए और उन्हें जाने की इजाज़त दी जाए। तो ये भी एक डेवलपमेंट है और इस बारे में इजलास भी हो रहा है ज़ैली कमेटियों का, और हम अपने तबसरा निगारों से भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम रिपोर्ट पहले जी रिपोर्ट हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन हम अब एक हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बैरून मुल्क मुंतकली के लिए उनका नाम ECL से निकालने की मशरूत इजाज़त दे दी है। इस बारे में इस्लामाबाद से आसिम अली राना की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस में वजीर कानून फरूक नसीम ने कहा कि ज़ैली कमेटी का ये फैसला बरकरार है कि नवाज शरीफ 7 अरब रुपए का गारंटी बॉन्ड दें और बाहर चले जाएं। नवाज शरीफ के 6 हार्ट प्रोसीजर्स में 7-8 स्टंट्स लगे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम समेत तमाम काबीना ने कहा है कि नवाज शरीफ को इजाजत दी जाए कि वो मुल्क से बाहर अपना इलाज कराएं। इस मौके पर सासाजात रिकवरी यूनिट के शहजाद अकबर ने कहा कि ये आम केस नहीं बल्कि मेगा करप्शन का केस है। किसी भी सजा याफ्ता शख्स का नाम ECL से नहीं निकाला जा सकता। नवाज शरीफ का नाम बॉन्ड मिलने की सूरत में ही ECL से निकाला जाएगा। जिस मुल्क में भी वो जाएंगे वहां की हुकूमत को सफारती जराये से आगाह किया जाएगा कि नवाज शरीफ इन शराइत के तहत बैरून मुल्क जा रहे हैं। फरूक नसीम कहते हैं कि वन टाइम इजाजत का मकसद ECL से मुस्तकिल नाम निकालना नहीं होता। ये कोई अनहोनी चीज नहीं। माजी में भी अगर किसी का नाम ECL से निकाला गया तो इनसे गारंटी बॉन्ड्स लिए गए हैं। ये तो इंडेमनिटी बॉन्ड है। बाज ऐसे भी प्रेसिडेंट्स मिल जाएंगे जहां लोगों ने पार्ट या फुल पेमेंट किया है, बाज ने पार्ट प्ली बार्गेन किया है या पेमेंट किया है, बाज ने और सिक्योरिटीज दी हैं। तो ये कोई ना तो अनहोनी चीज़ है और बल्कि ये तो एक तरह से उनकी जो मेडिकल कंडीशन है वो देखते हुए उनको फैसिलिटेट करने के लिए है। शहजाद अकबर कहते हैं कि सजा याफ्ता मुजरिम को इंसानी बुनियादों पर जाने की इजाजत दी जा रही है।
इसका ताल्लुक सियासत से नहीं। उन्होंने कहा कि ECL में शामिल पहले कई लोगों को इजाजत दी गई, लेकिन इतना हाई प्रोफाइल केस इससे पहले नहीं आया। नैब ने भी जो रिप्रेजेंटेशन दी है, उन्होंने भी वाज़े तौर पे इन राइटिंग दिया है कि ऐसे मयज़ लिए जाएं, कंडीशन लिए जाएं जो इंश्योर करें ये वापस आके अपना सर्व करें और बाकी केसेस का भी सामना करें। तो इसलिए ये कोई हमारा नहीं है, ये रिक्वायरमेंट है उसकी पर्टिकुलर केस की। न्यूज कॉन्फ्रेंस में वजीर कानून ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को 6 हफ्ते की मशरूत जमानत दी थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर मुल्क के अंदर इलाज हो सकता है तो इधर ही कराएं। बाद में लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि नवाज शरीफ जहां से चाहें इलाज करा सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के सामने तमाम रिपोर्ट्स रखी गई थी। मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल ने इस फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि जो शराइत आयद की जा रही हैं, इन्हें तस्लीम नहीं किया जा सकता। वो शख्स के जो अपनी बीवी को बिस्तर मर्ग पे छोड़ के अपनी बेटी के साथ जेल लेने जाने के लिए वतन वापस आ गया, वो शख्स के जिसने एहतसाब अदालत के अंदर रोजाना की हाजिरी जब उसके लिए कंपलसरी की गई, उसने अपनी हाजिरी को यकीनी बनाया और अपनी बीमार बीवी की इयादत तक को छोड़ दिया। उस शख्स के साथ आप ये सलूक कर रहे हैं। हुकूमत और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इस मामले पर डेडलॉक बदस्तूर बरकरार है और मुस्लिम लीग नून के मुताबिक नवाज शरीफ ने भी इस फैसले को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान की सियासत में मजीद तलखी नजर आ रही है। अली राना, उर्दू VOA, इस्लामाबाद। जी सर, आपने ये रिपोर्ट सुनी, अब इस पे हम एनालिसिस लेते हैं। क्विक एनालिसिस हमारे साथ मौजूद हैं सलमान अकरम राजा साहब, मुमताज़ कानूनदान हैं, और राव खालिद साहब ने भी ज्वाइन कर रखा है, सीनियर साफ़ी और तजियाकार। क्विक एनालिसिस ये हमारे रेडियो के साथ साथ फेसबुक लाइव के ऊपर भी आप इसको देख रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब, पहले ज़रा इसके कानूनी पहलुओं पर बात करते हैं। सियासत नहीं, दोनों तरफ के अपना अपना नुक्ता नज़र है, वो सबके सामने आ चुका है। कानूनी तौर पर कितनी गुंजाइश है कन्विक्शन या सज़ा पाने के बाद किसी मुजरिम को पेपर्स के हिसाब से जब देखा जाए मुल्क से बाहर भेजने की मशरूत इजाज़त देना, ये गुंजाइश पहले से थी, रास्ता था या क्रिएट किया गया है, और मजीद इसको एमिकेबली कैसे अंजाम पाना चाहिए इस पूरे मामले को, आपकी राय? देखिए, जब एक शख्स जमानत पे हो, जब उसको अदालत से जमानत मिल जाए तो उसकी जो शख्सी आज़ादी है वो तो बहाल है। अब क्या वो शख्स मुल्क से बाहर जा सकता है या नहीं जा सकता, इसका ताल्लुक उसके ECL पे होने या ना होने से है। जहां तक अदालत का ताल्लुक था, अदालत ने एक ज़र जमानत मुकर्रर किया। उस जमानत का मकसद अदालत में हाजिरी को यकीनी बनाना है कि जब अदालत में हाजिरी की जरूरत हो तो वो शख्स हाजिर होगा, और अगर हाजिर नहीं होगा तो जो जमानत दी गई है उसको कैश कर लिया जाएगा, उस पर अमल किया जाएगा। तो ये वो मामला था। अब मुल्क से बाहर जाने वाली जो बात है, उस हवाले से अगर अदालत ने कोई कदगन नहीं लगाई तो फिर हुकूमत की यह सवाबदीद है कि वो मौजूद हालात में मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दे। अब हुकूमत इजाजत देने के लिए जिन शराइत का इसरार कर रही है या लगा रही है, वो शराइत मैं समझता हूँ इस तनाजुर में देखी जाएंगी कि वो माकूल है या नहीं है। शर्त तो लगाई जा सकती है, ये कहा जा सकता है कि चूंकि आपको यहाँ मुकदमात का सामना है, मुमकिन तौर पे आपकी अपील के फैसले के बाद आपको शायद वापस जेल जाना पड़े, लिहाजा कुछ हमें आप सिक्योरिटी दें कि आप वापस आएंगे मुल्क में। लेकिन जिस किस्म की सिक्योरिटी इस वक्त मांगी जा रही है, उसका मकसद बज़ाहिर सियासी लग रहा है। उसका मकसद ये लग रहा है कि इस सिक्योरिटी को एक तरह से एतराफ़ जुर्म का रंग दिया जाए, ये कहा जाए कि वो मान गए हैं कि उनसे क्या रकम बनती है उनके हवाले से, और उसको जिसको हम कानून की इस्तिलाह में प्ली बारगेन कहते हैं कि अपने जुर्म को मानकर जो रकम है जिसके हवाले से जुर्म आपने तस्लीम किया है, वो रकम आप रियासत को अदा करें और अपनी रिहाई हासिल करें। तो ये जो प्ली बार्गेन देने की एक शक्ल देने की जो कोशिश है, वो मैं समझता हूँ सरासर सियासी है। और जो हुकूमत का बयानिया था कि हम किसी को NRO नहीं देंगे, वो उससे गालिबन खाइफ हैं, अपने वोटर से खाइफ हैं कि ये रंग ना इसको दे दिया जाए। अगरचे हुकूमत मानती है कि उनको इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर उनकी सेहत के पेश नज़र ये इजाज़त दी जा रही है, लेकिन साथ ही साथ जो एक उनका बयानिया है सियासी हुकूमत का, हुकूमती पार्टी का, उसको भी चलाया जा रहा है। तो ये एक सियासी मैं समझता हूँ तगो है इस वक्त। अगर खुदा ना खास्ता मियां नवाज शरीफ की सेहत ज्यादा खराब होती है तो फिर हुकूमत को शायद अपनी हिकमत अमली पर नजर सानी करना पड़े,
اور جو اس وقت اصرار کیا جا رہا ہے شاید وہ اصرار اس طرح قائم نہ رہ سکے. بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ نے بھی جوائن کیا. راؤ خالد صاحب، اس کے سیاسی پہلو پہ بات کیجیے گا. دونوں یعنی حکومت اور اپوزیشن کا ایک بیانیہ رہا ہے، کون اپنے بیانیے سے پیچھے کس انداز میں ہٹ رہا ہے اور اس کے فائدے یا نقصان اطراف کو کیسے پہنچ رہے ہیں؟ دیکھیں اسد، جب کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے اس قسم کا، پاکستان کی ایک تاریخ ہے، سیاسی تاریخ ہے، اس قسم کا کوئی معاملہ ہوتا ہے اس میں اتنی زیادہ گرد اڑائی جاتی ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ آپ پہنچ ہی نہیں پاتے کبھی بھی. چاہے 2000 میں نواز شریف کا ملک سے جانا ہو، اس کے بعد آج تک نہ انہوں نے مانا تحریری ڈاکومنٹ سامنے آنے کے باوجود. اس میں بھی اگر کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ میں کچھ چیزیں چل رہی ہیں وہ بھی کبھی اصل بات کبھی بھی سامنے نہیں آئے گی. لیکن یہ ڈائلیما ہے دونوں طرف کا، دوگلا پن جو سیاسی دوگلا پن ہے وہ دونوں طرف موجود ہے. اگر ہم یہ بات کریں کہ مریم ایک طرف کہتی ہے کہ ہمیں والدین سے عزیز کچھ نہیں ہوتا، سیاست ہوتی رہتی ہے. جب وہ بیگم کلثوم کو وہاں پہ چھوڑ کے آئی اس وقت ان کا بیانیہ کچھ اور تھا. اس وقت وہ ملک و قوم کی خاطر پاکستان آئی تھی، الیکشن میں ایڈوانٹیج لینا چاہ رہے تھے اس ساری چیز کا. اسی طرح سے گورنمنٹ کو اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ نواز شریف کو وہ نہیں روک سکتے، لیکن وہ ہیلو حجت کر رہے ہیں کہ ان پہ ڈیل کا الزام نہ آئے. تو یہ ایک ڈائلیما جو ہے ہماری سیاست میں یہ ہمیشہ رہا ہے. گورنمنٹ ہو اپوزیشن ہو، وہ اس قسم کی سچویشن جب بھی آتی ہے وہ اس پہ پھنس جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ میاں نواز شریف سے باہر جانا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جس طرح سے چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں، پروسیس ہوئی ہیں، پاکستان کی تاریخ پوری گواہ ہے اس چیز کی کہ اس کا آبویس نتیجہ کیا ہوگا. تو اس کو جس حد تک وہ سیاسی طور پہ کھیل سکتے ہیں دونوں سائڈیں، وہ اپنے طور پہ کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کل وہ کورٹ میں چلے جائیں گے، وہاں سے وہ ویور لے لیں گے 7 ارب کے انڈیمنٹی بانڈ کا. بہت شکریہ راؤ خالد صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے. جی خالد صاحب. شکریہ اسد آپ کا بھی. اور اس کے ساتھ ہی ہم فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو جاری رہے گا. کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.